कैसे हैं आप लोग। जैसा हमने जीव विज्ञान के पहले वीडियो में हमने कितने 100 प्रश्नों को देखा था। ठीक है, दूसरे भाग के 100 प्रश्नों को देखा था। ठीक है, यानी हमने आखिरी प्रश्न कौन सा किया था, तो आखिरी प्रश्न हमने किया था एथलेट फुट वाला, कि एथलेट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आपने बताया था कवक से। किससे? कवक से उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद हम आज 1 घंटे की क्लास लेते हैं। वो हमारी 45 मिनट की क्लास हुई थी। आज हम 1 घंटे में देखते हैं कि कितना प्रश्न हम कर पाते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में प्रश्न देखते हैं, कहीं 200 हो जाए, 300 हो जाए, उसी के साथ हम चलेंगे 1 घंटे के हिसाब से। ठीक, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे? रुकेंगे नहीं। ठीक है, हम नहीं रुकेंगे तो आप भी मत रुकिए सब्सक्राइब करने से। तो क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें 1K सब्सक्राइबर चाहिए इस चैनल पे। कितना? 1K। चलिए, इसी के साथ यहाँ पे करंट अफेयर की भी क्लास हो रही है, स्पीडी पब्लिकेशन की, एकदम जोशीले अंदाज में, पढ़ने वाले के दिमाग में एकदम छप जाएगा। क्या होगा? छप जाएगा। तो इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। यानी उस कवक का नाम बताइए जो पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्य को करता है। तो आप लोग कह दीजिएगा कौन सा है, तो कहेंगे माइकोराइजा। ठीक है, कौन सा है? माइकोराइजा। ठीक है, एफ्ला बीस किससे बनता है? एफ्ला बीस, ये बीस क्या होता है? जहर, पॉइजन। ठीक है, क्या होता है? जहर या पॉइजन। ठीक है, उसी को विष कहते हैं। तो एफ्ला विष किससे बनता है? तो एफ्ला विष कवक से बनता है। किससे बनता है? तो एफ्ला विष कवक से बनता है। ठीक है, डबल रोटी के निर्माण के लिए किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण के लिए किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग क्या कहेंगे कि सैक्रोमाइसेस। क्या? सैक्रोमाइसेस कवक का प्रयोग किया जाता है। लाइकेन जो एक नगन चट्टान पर भी परिस्थिति के अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। कौन? लाइकेन। ठीक है, देखिए जो हरा हरा जम जाता है उसे लाइकेन कहते हैं। वास्तव में किसके सहजीवी सहचार्य है? देखिए, जहाँ पानी मिलेगा वहाँ लाइकेन आ जाएगा, भले ही वो चट्टान हो, चाहे नलके के आसपास देखेंगे सब ग्रीन ग्रीन। ठीक है, तो वो जहाँ भी पानी मिलेगा वहाँ पे लाइकेन आ जाएंगे। तो ही बोल रहा है वो किसके सहजीवी सहचार्य हैं। ठीक है, कौन? लाइकेन। तो वो किसके हैं? तो वो जीवाणु और कवक के क्या है? सहजीवी हैं। ठीक है, जीवाणु और कवक के मिश्रण से बने होते हैं वो। निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचांक कौन है? SO2 प्रदूषण का कौन सूचांक है जो बताता है कि यह SO2 प्रदूषण है? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि लाइकेन, या लाइकेन भी इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, SO2 प्रदूषण को कौन कंट्रोल करता है, तो पूछ देगा तो कह दीजिएगा लाइकेन। कौन? लाइकेन। आइए अगले प्रश्न पे। लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस, जो लिटमस पेपर होता है जिसको देखिए एसिड डालेंगे तो नीला पीला हो जाता है ना, एसिड क्षार बेसिक ये सब डालेंगे तो वही लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस जो है वो किससे बनता है? तो आप लोग कहेंगे कि जो लिटमस है वो लाइकेन से बनता है। किससे बनता है? तो लाइकेन से बनता है वो। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध है। लाइकेन में जो कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध है, ऊपर हमने देखा था, उसको क्या कहते हैं? लाइकेन के बीच में कौन दो चीजों का मध्य सहजीवी संबंध है? तो क्या कहेंगे? कवक प्लस शैवाल। ठीक है, यही ठीक है। तो यही बोला है कि इन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इन प्रक्रिया का नाम पूछा है। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? तो कह देंगे हेलोटिज्म। हेलोटिज्म। क्या कहेंगे? हेलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? जो पेड़ों की छालों पे लाइकेन लग जाते हैं उस लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो उस लाइकेन को कहा जाता है कार्टिकोलस। क्या कहा जाता है? कार्टिकोलस। जो पेड़ों की छालों पे लाइकेन लगते हैं उनको कार्टिकोलस कहा जाता है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? जो चट्टान पे हो जाते हैं। ठीक है, कल को पूछेगा जो नलके के पास लाइकेन होता है उसको क्या कहते हैं? तो बताइए कि चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन का विकास होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो आप लोग कहेंगे कि उसे सेक्सी कोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सैक्सिकोलस कहा जाता है। ठीक है। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान के लोग किस लाइकन, लाइकन में बहुत सारी वेराइटी है, तो किस वेराइटी की लाइकन को जापान के लोग खाते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि वो कौन होते हैं खाने वाले? ठीक है, तो इंडो कार्पन। तो कौन से लाइकन होते हैं? तो इंडो कार्पन, इंडो कार्पन। ठीक है। मिर्गी की औषधि किस लाइकन से प्राप्त होती है? जो मिर्गी आता है, ठीक है, दिमाग काम नहीं करने लगता है, ठीक, सांस ऊपर चढ़ने लग जाता है, वो किस लाइकन से बनाया जाता है? ठीक है, उस लाइकन से ही औषधि बनाई जाती है। तो किस उस लाइकन का नाम बताइए जिसे औषधि बनाई जाती है मिर्गी की बीमारी के लिए? ठीक है, तो उस लाइकेन का नाम क्या है? परमेलिया। क्या नाम है? परमेलिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर, उभयचर, देखिए उभयचर को पहले समझिए कि बाबू लोग उभयचर क्या होता है? वह जानवर जो जल में भी और स्थल पे भी रह लेते हैं उनको उभयचर कहा जाता है। ठीक है, मतलब कछुआ, कछुआ जल में भी रह लेगा और स्थल पे भी रह लेगा, तो वो क्या है? एक उभयचर जानवर है। ठीक है, उभयचर प्राणी है। तो वही पूछा है कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्तर या किसको उभयचर कहा जाता है? शैवाल को, फंगस को, वनस्पति जगत की बात हो रही है। ठीक है, तो शैवाल को, फंगस को, ठीक है, ब्राइफाइटा को, ठीक है, टेरिडोफाइटा को, तो आप लोग क्या कहेंगे? किसको कहा जाता है? तो आप कह दीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रोयोफाइटा को। ठीक है, उभयचर समझ में आया ना? कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिए, बहुत जल्द, मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्द से भी जल्द आपको वहाँ पे डाउट को आपको क्लियर कर दिया जाएगा। जड़ के स्थान पर मूल भास पाया जाता है। जड़ के स्थान पे मूल भास पाया जाता है। ठीक है, किसके जड़ में? ठीक, यही पूछा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रोफाइटस के जड़ में क्या पाया जाता है? मूल भास। ठीक है, क्या पाया जाता है? मूल भास। ठीक है, ब्रेयोफाइटस में सम्मिलित है। ब्रेयोफाइटस क्या है? ऊपर पढ़ा ना हमने, ब्रेयोफाइटस क्या है? देखिए यहाँ पे बैक करके लगाइए इसको, फिर देखिए ब्रेयोफाइटस से, ब्रेयोफाइटस में क्या सम्मिलित है? ब्रेयोफाइटस में क्या पाया जाता है? उसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर लिवरवर्ट और मांस है। ठीक है, मॉस है, मांस नहीं है, मॉस है। ठीक है। बीजों की प्राकृतिक किस में उत्पन्न हुई है? बीजों की प्राकृतिक किस चीज में पहले उत्पन्न हुई है? तो आप लोग कहेंगे किस में उत्पन्न हुई है? तो वो हुई है टेरिफाइटस में। किसमें? टेरिडोफाइटस में। बीजों की प्राकृतिक किस में उत्पन्न हुई है? तो आप लोग कहेंगे टेरिडोफाइटस में क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, जलीय फर्न जिसे जैविक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? जलीय फर्न जिसमें जैव उर्वरक के रूप में क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है, उसे वह कौन सा है? ठीक, तो वह कौन सा है? तो वह है एजिला। ठीक है, क्या है? एजिला। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पुनर्जीवन के गुण होने के कारण निम्न में से पुनर्जीवन के गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है? इसमें क्या होता है कि यदि उसका कोई भी एक भाग गिर गया, मिट्टी में चला गया, ये जल में चला गया, तो दोबारा उत्पन्न हो जाता है। इसे पुनर्जीवन का गुण होने के कारण इन निम्नलिखित में से किस चीज को मेजों पे सजावट के लिए रखा जाता है? कि वो गिरे जाएगा तो दूसरा पौधा निकल जाएगा, ठीक है, जिसे देखने में अच्छा लगेगा, तो उसे सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उसके अंदर पुनर्जीवन का गुण होता है। तो आप लोग क्या क्या कहेंगे कि वो उसे कौन सा पौधा है? वो कहेंगे सिलेजीनेला। ठीक है, क्या है? सिलेजीनेला। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसके बीजाणु दवा के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग क्या कहेंगे? लाइकोपोडियम। क्या कहेंगे? लाइकोपोडियम। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसको जैव उर्वरक के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहेंगे? एजोला। एजोला को यूरिया मत लगा के आइएगा,
एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, यूरिया लगा के आ जाएंगे। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे कि सबसे ज़्यादा किसमें? टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। क्या चीज़? क्रोमोसोम। किसमें? टेरिडोफाइटस में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम बाबू लोग पाया जाता है। ठीक है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे होते हैं? अर्थात किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? उस वर्ग का नाम बताइए जिस वर्ग में पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या होती है? कोई चादर नहीं होती है। बीज जो होता है वो नग्न रूप में होता है। ठीक है, तो कौन सा पौधा है? तो कहेंगे जिनोनोस्प्रेमे। ठीक है, कौन सा है? तो कहेंगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है। संसार के सबसे लंबे पौधों किससे संबंधित हैं? निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से संसार के सबसे लंबे पौधे किस चीज से संबंधित हैं? तो आप लोग कहेंगे किससे? जिम्नोस्पर्म से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो आप लोग क्या कहेंगे? कहेंगे चिलगोजा को। किसको? चिलगोजा को। आइए अगले पे। कोरेलाइड। कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं किसमें? कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं किस चीज में? तो आप लोग कह दीजिएगा किसमें? साइकस में। किसमें? साइकस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो साइकस में पाया जाता है। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो आप लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो साइकस में ही होता है। किसमें होता है? तो साइकस में होता है। ठीक है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा एक प्रकार का क्या है? रेंगता हुआ जानवर है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो आप लोग कहेंगे कि यह प्राप्त होता है किससे? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, पाइनस से। किससे? पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा। साबूदाना, लोग खाए होंगे ना साबूदाना, खाने में लोग साबूदाना का खीर बना के खाते हैं, हलवा बना के खाते हैं सब। ठीक है, साबूदाने की सब्जी बना के भी लोग खाते हैं। तो साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से, पाइनस से, सेड्रस से। ठीक है, जूनिपेरस से। तो आप लोग कह दीजिएगा कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से प्राप्त होता है। किससे होता है? साइकस से प्राप्त होता है। दमा और खांसी के, दमा क्या होता है? कि खांसी एकदम मतलब लगातार आती जाती है, रुकती ही नहीं है, वही दमा होता है। और सांस लेने में दिक्कत होता है। और खांसी जो सर्दी बुखार में नॉर्मल खांसी होती है। के रोगों में काम आने वाली, रोगों में काम आने वाली औषधि, ठीक है, इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? जब देखिए कभी आपको खांसी हो तो जाके मेडिकल से दवा लेके आएंगे तो देखिए उस दवा पे ना इफ्रेडिन लिखा हुआ। ठीक है, क्या लिखा होगा? इफ्रेडिन लिखा होगा। वह किस से प्राप्त होती है? साइकस से, जूनिपेरस से, इफ्राडा से और पाइनस से। किससे बनी होती है? ठीक है, इफ्रेडिन की दवा जो दमा और खांसी के लिए प्रयोग की जाती है। तो आप लोग कह दीजिएगा कि यह प्राप्त होती है किससे? इफ्रेडिन प्राप्त होगी इफ्रेड्रा से। इफ्रेड्रिन प्राप्त होगी इफ्ड्रा से। ठीक है, नाम से ही पता लग जाएगा और याद भी रह जाएगा। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? मतलब जीवाश्म क्या होता है? फॉसिल फ्यूल, जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है? एक प्रकार का जीवाश्म है। तो जीवित जीवाश्म कौन कहलाता है? ये जीवित जीवाश्म बायोलॉजी में किसे कहा जाता है? ठीक, तो जिंक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जिंक को कहा जाता है। आरआरबी 2009 में पूछा गया था। वायरस क्या है? वायरस एक प्रकार का क्या है? कोशिकीय, अकोशिकीय, एकाकोशिकीय या बहुकोशिकीय। ठीक है, तो जीवाणु एक प्रकार का क्या है? तो जीवाणु एक प्रकार का अकोशिकीय चीज है। ठीक है, अकोशिकीय है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण से में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है?
तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है, जो तेल प्रदूषण को क्या करता है, नियंत्रण करता है, तेल खराब नहीं होने देता है। ठीक है, यदि आपका तेल प्रदूषण हो गया है, इसका मतलब यह है कि आपने ज़्यादा उसमें कुछ तल लिया है जिसके कारण वो तेल गंदा हो गया, तो साफ करने के लिए किस सुपर बग, किस चीज़ का प्रयोग होता है, ठीक है, जिसे सुपर बग कहा जाता है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि किसको, जीवाणु विकृति को, जीवाणु विकृति को। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक यानी प्रदूषण हो गया है वो बतलाता है, वो कौन सा पौधा है। ठीक है, 132वां प्रश्न है, तो आप लोग कह दीजिएगा कि वो लाइकेन है, जो प्रदूषण के बारे में बताता है और इसको कंट्रोल भी करता है लाइकेन। ठीक है, आखिरी इस दूसरे भाग का, ठीक है, आखिरी प्रश्न है कि किस जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, किसे किया जाता है। तो एजोला को, हमने देखा था ना। ठीक है, मैंने बोला था एजोला को, यूरिया मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। आइए अब तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, और तीसरा भाग है पादप आकृति। ठीक है, इसमें पादप के बारे में प्रश्न होगा, यानी पौधों के बारे में यहाँ पे प्रश्न होगा तीसरे भाग से। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। अभी तक 16 मिनट की हमारी क्लास हुई है। ठीक है, कितने मिनट क्लास हुई है, अभी तक 16 मिनट की क्लास हुई है। डेली को अपने 1 घंटे के टारगेट को लेकर चलना है। 1 घंटा जीव विज्ञान, 1 घंटा करंट अफेयर, सब कंप्लीट होगा। बस काम करिए, जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार होंगे सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हमें 1K तक पहुंचना है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। मतलब कि जो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो उस जड़ को क्या कहा जाता है। तो आप लोग कहेंगे कि उस जड़ को अपस्थानिक मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कौन सी हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी है, तो वह जड़ कौन सी है, तो कहेंगे मूसला जड़ें। कौन सी, मूसला जड़ें। ठीक है, श्वसन मूल मिलती है, श्वसन मूल किस चीज से मिलती है, कौन सी मूल है, श्वसन मूल किस चीज से मिलती है, तो आप कहेंगे जूसिया में। किसमें, जूसिया में मिलती है। ठीक है, डहेलिया की जड़ें होती हैं। डहेलिया क्या है, एक प्रकार का क्या है, डहेलिया एक प्रकार का क्या है, तो डहेलिया एक प्रकार का क्या है, तो बाबू लोग ये क्या है, एक प्रकार का पुष्प है, डहेलिया पुष्प। ठीक है, तो इसकी जड़ें कैसी होती हैं, तो इसकी जड़ें होती हैं कंदिली और पुलकित। इसकी जड़ें कैसी होती है, कंदील और पुलकित। ठीक है, आइए उपरिरोही मूल मिलती है। ऊपरी उपरिरोही मूल किस चीज से मिलती है, तो आप लोग कहेंगे कि किससे मिलती है, आखिरी 10 में। किसमें मिलती है, आखिरी 10 में। चलिए अगला है श्वसन मूल प्राय मिलती है। श्वसन मूल किस चीज में प्राय मिलती है, तो आप लोग कहेंगे कि यह प्राय मिलती है मैंग्रोव पादपों में। मैंग्रोव वन सुने होंगे ना, उसमें कटिबंधीय वन, तो वैसे ही है, वहीं का ये पौधा है मैंग्रोव वन का। तो मैंग्रोव पादपों में श्वसन मूल मिलता है। चलिए ऑक्रिडस में विलामेन जड़ें होती हैं। जो आक्रिडस पौधे होते हैं उसमें विलामेन जड़ें होती हैं, वो किस लिए होती है। ठीक है, वो किस लिए होती है, नमी अवशोषित करने के लिए होती है, यानी पानी अवशोषित करने के लिए होती है, समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो आप कहेंगे आलू एक जड़ नहीं है, आलू का जड़ नहीं होता। ठीक है, तो मूली का भी जड़ होता है। ठीक है, शकरकंदी का भी जड़ होता है और गाजर का भी जड़ होता है, लेकिन आलू का जड़ नहीं होता। ठीक है, अवश स्तंभ मूल, कौन सा मूल है ये, अवश स्तंभ मूल पाई जाती है किस चीज में, चावल में, गन्ने में, मूंगफली में, चने में। देखिए 2 प्रकार से प्रश्न बनेगा, मेरी यही खासियत है कि मैं क्वेश्चन में भी घुमा के क्वेश्चन बना देता हूँ,
कि वैसे ही पूछा जाएगा। ठीक है। अवस्थम्भ मूल पाई जाती है किस चीज में? तो यह पाई जाती है किसमें? गन्ने में। तो गन्ने में कौन सा मूल पाई जाती है? गन्ने की जड़ कैसी होती है? तो गन्ने की जड़ अवस्तंभ मूल की होती है। ठीक है। स्तंभ मूल होती है, कैसी होती है स्तंभ मूल? स्तंभ मूल है बाबू लोग ऊपर, वो अवस्तंभ मूल है जो गन्ने में होती है। तो स्तंभ मूल कैसा होता है, उसकी नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है। तो स्तंभ मूल कैसी होती है? तो स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें होती है। वो कैसी होती है? अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें का मतलब होता है कि वो फैलती जाती हैं। ठीक है। पेड़ यहाँ पे है, इस भाग में पेड़ है, तो जड़ इधर उधर इधर उधर क्या होगी? फैलती जाएगी इधर उधर, ये सब ठीक है ना। गन्ने की जड़ें कैसी होती हैं? अवस्तंभ मूल। जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें किसके द्वारा विकसित होती हैं? तो जड़ें किसके द्वारा विकसित होती है? तो आप लोग कहेंगे मूलांकुर द्वारा। मूलांकुर द्वारा जड़ विकसित होती है, मूलांकुर द्वारा जड़ विकसित होती है। ठीक है। तीसरे भाग में कुल 90 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 90 प्रश्न है। ठीक है। इस वीडियो में पूरा खत्म करेंगे और अगले वीडियो से हम चौथा भाग कौन सा है, कौन सा है तो कहेंगे आवृत्ति बीजियों का वर्गीकृत है। ठीक है, जिसे हम देखने वाले हैं। गाजर है एक, गाजर क्या है? एक प्रकार का जड़ है, तना है, या पुष्प है, या पुष्पकर्म है। तो गाजर एक प्रकार का क्या है? तो गाजर एक प्रकार का बाबू लोग जड़ है। गाजर एक प्रकार का जड़ है। आलू जड़ नहीं है। ठीक है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जड़ के किस भाग में सबसे ज्यादा वृद्धि होती है? तो जड़ के किस भाग में तो कहेंगे कि मूल शीर्ष के ठीक पीछे वाले भाग में। जो मूल है, ठीक है, उसके ठीक पीछे वाले भाग में अपोजिट साइड में क्या होती है? वहां सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटे जड़ें देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि उस पर भूत लटकता है। ठीक है। बरगद के पेड़ पे तने जो निकला रहता है, ठीक है, वो मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? उसको बच्चे पर लटक के इधर उधर झूलते हैं, उसको झूला बना के। ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे उसे? यह स्तंभ मूल है। कौन सा मूल है? वो स्तंभ मूल है। जो इधर उधर फैलती रहती है वो स्तंभ मूल है। ठीक है। गन्ने का अस्तंभ मूल जड़ है। 15 प्रश्न है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो इसमें ए गलत है, लेकिन बाकी को समझिए। मूली का तुर्क रूपी जड़ होता है। ठीक है। मैंग्रोव पौधे का श्वासन मूल जड़ होता है, बात किया ना हमने ऊपर। सलजम, सलगम का तो कहेंगे कुंभी रूप जड़ होता है, लेकिन प्याज का शंक्वाकार जड़ नहीं होता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। श्वासन मूल पाई जाती है किसकी जड़ों में? श्वासन मूल जड़ में क्या पाई जाती है? हाइड्रोजिला, ठीक है, राइजोफेरा, सिंघाड़ा, या एस्ट्रोकेंथा में ये श्वासन मूल पाई जाती है। तो आप लोग क्या बताएंगे? तो कहेंगे राइजोफेरा में। ठीक है। श्वासन मूल राइजोफेरा जैसी पौधों में ये सब में पाई जाती है। पान की लता से बनने वाला जड़ कौन सा है? पान की लता से बनने वाला जड़ कौन सा है? तो आप लोग कहेंगे आरोही जड़। वो आरोही जड़ होता है। आलू को खाने योग्य कौन सा भाग होता है? आलू के कौन सा भाग खाने योग्य होता है? उसी भाग को खाया जाता है। ठीक है। जड़ को, कलिका को, फल को, या तना को। ठीक है। मानिए, देखिए, मान लीजिए काली मिट्टी है, यानी भूरी मिट्टी है ये। ठीक है। मिट जैसे कि अब बैगन देखेंगे, यहाँ पे पौधा लगा, ये बैगन लटक गया। ठीक है। लेकिन आलू हमेशा मिट्टी के अंदर होता है और ये इसकी जड़ें। ठीक है। पौधा निकल के आलू हमेशा जड़ में रहता है, यानी नीचे की तरफ रहता है, मिट्टी में रहता है। इस बात को पहले आप समझिए। तो आलू के किस भाग को खाया जाता है? क्या उसके जड़ को खाया जाता है, कलिका को खाया जाता है, या फिर लोग ये समझ रहे कि आलू है, आलू के क्या इस भाग को खाया जाता है, इस भाग को काट को फेंक दे? ऐसा मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो आपकी मम्मी नहीं छोड़ेगी आपको। ये पूछा है कि जो आलू का पूरा पौधा होता है उसमें से किस भाग को खाया जाता है। तो उसमें से किस भाग
को खाया जाता है? तो कहेंगे फल को खाया जाता है। ठीक है ना, ना फल को भी नहीं खाया जाता है, तना को खाया जाता है। किसको खाया जाता है? तना को। ठीक है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतर है। प्रकाण्ड स्तंभ एक रूपांतर है किसका? किसका रूपांतर है? तो कहेंगे तना का। किसका है? तो तना का एक रूपांतर है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है किसके द्वारा? तो वह किसके द्वारा होता है? तो आप लोग क्या कहेंगे? पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। निम्नलिखित में से एक तना है। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो कहेंगे आलू। ठीक है। ऊपर बात हुआ ना कि आलू के पौधे में से किस भाग को खाया जाता है? तना को खाया जाता है। तो निम्नलिखित में से तना कौन सा है? तो आलू एक तना है। ठीक। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कहाँ करता है? तो वो करता है पत्तियों में। ठीक है। उसका पत्तियां ही खाया जाता है, पूरा पत्ती ही है पत्ता गोभी में। ठीक है। अंदर कुछ निकलेगा नहीं खाने के लिए। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है। आलू भूमिगत होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, और एक प्रकार का वो तना है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग क्या कहेंगे कि उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कंद, कंदमूल। जो भी सब्जी पौधा जो भी हो, उसका जो फल है जो खाने योग्य हो, वो धरती के नीचे है, भूमिगत है, तो उसे कंद कहा जाता है। ठीक है, कंद कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतर नहीं है? आलू तने का रूपांतर है। ठीक है। अरबी तने का रूपांतर है। ठीक है। और तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है? तो प्याज भी भूमिगत होता है, लेकिन शकरकंद नहीं होता। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये रूपांतर नहीं होता, तने का रूपांतर नहीं होता। 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा तना है? निम्नलिखित में से कौन सा तना है? आलू होता तो आप आलू लगा देते, लेकिन ऑप्शन में तो आलू है ही नहीं। तो अदरक भी और एक तना है, अदरक भी एक तना है। ठीक है। प्याज में खाद्य भाग है। प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? प्याज के पौधे में कौन सा भाग खाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे कौन सा भाग? तना भाग खाया जाता है। आलू में भी तना भाग खाया जाता है। कौन सा एक रूपांतरित तना है? आलू एक रूपांतरित तना है। ठीक है। आलू एक क्या है? रूपांतरित तना है। अगला प्रश्न कि निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है? निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है? तो आप लोग कह दीजिएगा किसके? तो कहेंगे शुष्क कोदिभ में। ठीक। कैक्टस में सूल किसका रूपांतर है? कैक्टस किसका रूपांतर है? तना का रूपांतर है, अनुपूरण का रूपांतर है, पत्ते का, ये कलियों का। ये कौन? कैक्टस। कैक्टस देखेंगे ना आप लोग, तो वो किसका है? वो पत्ते का है। ठीक है। वो पत्ते का रूपांतर है, पत्ते का रूप है। पुष्पों का अध्ययन, देखिए पहले ही भाग में पढ़ा था, तीसरे भाग में पूछ रहा है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वह क्या कहलाते हैं? पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते उस पौधे को क्या कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे क्या कहते हैं? तो उसको क्रिप्टोगेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमस। ठीक है। अगला है पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है? तो पूरे जो पूर्ण पुष्प होते हैं उसमें क्या बचाते हैं? सभी चारों चक्र उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। पूर्ण पुष्प में चारों चक्र पाए जाते हैं, सब कुछ पाया जाता है। पुष्प के जनन चक्र, पुष्पों के जनन चक्र कौन से हैं? पुष्पों के जन्म, जन्म नहीं जनन, जनन चक्र है क्या? ठीक है। तो क्या है? तो कहेंगे पुमंग और जयांग। कौन है? पुमंग और जयांग। निम्न में से कौन सा एक उभय लिंग फूलों के बारे में सही है? ठीक है। निम्न में कौन सा एक उभय लिंगी फूलों के बारे में बिल्कुल सही है? ठीक है।
तो कौन है कि उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं, ठीक है, जिससे जनन होता है। कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण। कुरंजी पुष्प 12 साल में एक बार खिलता है। कुरंजी पुष्प 12 साल में एक बार खिलता है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग कहेंगे कि फ्लोरिजल स्त्राव, ठीक है, फ्लोरिजल स्त्राव के कारण। संसार का सबसे छोटा पुष्प, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ठीक है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो आप लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे वुल्फिया। कौन सा है? वुल्फिया। फूल गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी अलग अलग है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी में उपयोगी भाग कौन सा है जिसे खाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे ताजा पुष्प समूह। ताजा पुष्प समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया कौन सा है? वुल्फिया। कौन सा? वुल्फिया। तब बोला विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, बताइए सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो कहेंगे रेफ्लेसिया। क्या कहेंगे? तो कहेंगे रेफ्लेसिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, ठीक है। पराग कोश में वर्तिकार्ग तक पराग का स्तरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पुष्पन, परागन, निषेचन या अंकुरण? तो आप लोग कहेंगे क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है परागन। क्या कहलाता है? परागन, ठीक है। एनिमोफिली परागन है। किसके द्वारा यह परागन होता है? वो किसके द्वारा होता है? जंतुओं, कीटों, वायु या जल? किसके द्वारा होता है? तो आप लोग कहेंगे कि यह होता है किसके द्वारा? तो यह होता है वायु द्वारा होता है ये एनिमोफिली परागन, ठीक है। एंटोमोफिली परागन वायु द्वारा होने वाला परागन एनिमोफिली, ठीक है। और जो एंटीमोफिली परागन है वो किसके द्वारा होता है? जंतु, कीटों, वायु, जल, किसके द्वारा? तो आप लोग कहेंगे कि यह होता है कीटों द्वारा। कीटों द्वारा होता है ये परागण, ठीक है। चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो आप लोग कहेंगे क्या कहलाता है? तो कहेंगे चेरिप्ट्रोफिली। क्या कहेंगे? चेरिप्ट्रोफिली। जूफिली, जूफिली परागण होता है। जूफिली परागण किसके द्वारा होता है? ये सब याद रखिएगा, कौन सा परागण किसके द्वारा होता है। तो जूफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो आप लोग कहेंगे कि यह जंतुओं द्वारा होता है। और अनर्थिथोफिली परागण किसके द्वारा होता है? पक्षी, चमगादड़, वायु, मानव? वायु द्वारा तो ऊपर ही आ गया, काट दीजिए इसको, ठीक है। यह मानव, मानव द्वारा तो होगा नहीं। चमगादड़ या पक्षी, इन दोनों में कोई एक होगा। तो आप लोग क्या कहेंगे कि पक्षियों द्वारा यह परागण होता है। जल द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण ऐसे पूछेगा तो पूछ दिया है कि जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो कहेंगे हाइड्रोफिली, ठीक है। जो परागण बंद पुष्पों में होता है, जो पुष्प बंद होते हैं उसके अंदर जो परागण होता है, परागण बंद पुष्पों में होता है, परागण बंद पुष्पों में होता है, वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो आप लोग कहेंगे कलिस्टोगेमी। क्या कहेंगे? कलिस्टोगेमी। पर परागण लाभदायक होता है, इसके कारण होते हैं। जो पर परागण होता है, कौन सा परागण? पर परागण लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है। क्यों? किसके कारण? तो आप लोग बताएंगे ये किसके कारण होता है? तो आप लोग कहेंगे अच्छी संतान, ठीक है। चलिए, वर्ती कार्ग सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। जो पौधों का एक भाग होता है स्टाइल, ठीक है, वो हमेशा सदैव खुरदरा और चिपचिपा होता है। क्यों होता है? ठीक है, वही प्रश्न पूछा है कि क्यों होता है। तो आप लोग कहेंगे कीटों परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में यह होता है, ठीक है। स्नेल द्वारा परागण, जो स्नेल द्वारा परागण होता है, ठीक है, घोंघा भी कहते हैं इसे, देखे होंगे आप लोग, ठीक है। उसके परागण को क्या कहा जाता है? तो उसके परागण को बाबू लोग कहा जाता है मेले कॉफिली। क्या कहा जाता है? मेले कॉफिली। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा हुआ होता है? जो पुष्प सुगंध देते हैं
उनके अंदर जो परागण होता है उस परागण को क्या कहा जाता है? तो आप लोग कहेंगे कि उस परागण को, ठीक है, सुगंधित पुष्पों के अंदर परागण किसके द्वारा होता है? क्या कहा जाता है? नहीं, किसके द्वारा होता है, तो कीट द्वारा होता है। ठीक है, अगला है परागन। परागण एक प्रकार का क्या है? परागण एक प्रकार का क्या है? तो आप लोग कहेंगे कि अपूर्ण विकसित और युग्म कोद्भिद होता है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं। कैसे होते हैं? चिकने और शुष्क, रुद्र और शुष्क, रुद्र और चिपचिपे। तो क्या कहेंगे? ठीक है, अभी अपने ऊपर पढ़ा ना, वो चिपचिपे होते हैं वो लोग। तो रुद्र और रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। निषेचन क्रिया है। निषेचन क्या होता है और ये एक कैसी क्रिया है? निषेचन। ठीक है, तो निषेचन एक कैसी क्रिया है? तो निषेचन एक प्रकार की एक नर युग्म और अंडाणु में संयोजन एक क्रिया होता है निषेचन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। निषेचन के बाद बीजों के अंदर एक बीज विकसित होता है। ठीक है, उसे किसमें होता है? किससे होता है? ठीक है, तो किससे होता है? तो आप लोग कहेंगे कि वो अध्याय वर्णों से होता है। वो बीज का बीज के निषेचन के पश्चात बीज आवरण में विकसित होता है बीज। ठीक है, किससे? अध्यावरणों से। द्विनिषेचन। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है किसके? ठीक है, द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है किसके? तो आप लोग कहेंगे कि इसके आवृत बीजों के लक्षण ही है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनिषेक जनन। अनिषेक जनन होते हैं। अनिषेक जनन होते हैं किसमें? तो आप लोग कहेंगे किसमें होते हैं? तो होते हैं बिना निषेचन और अंडाणु का परिवर्धन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोग का कि बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने का क्या कहते हैं? कि बिना निषेचन का ही उस अंडाशय के फल विकसित हो गए तो उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग कहेंगे कि उसे पार्थिनिकर्पी कहा जाता है। ठीक है, पार्थिनोकॉर्पी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल अनिषेचन फलीय है? निम्नलिखित में से कौन सा फल एक अनिषेक फलनीय है? तो आप लोग कहेंगे कौन सा है? तो वह है कौन सा है? केला। कौन सा है? केला। गुद्देदार थैलमस किसमें खाने योग्य होते हैं? गुद्देदार थैलमस किसमें खाने योग्य होते हैं? आम, संतरा, टमाटर, सेव, बताइए किसमें होते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि सेव में होते हैं। किस में होते हैं? सेव में। निम्न में से किस एक निम्न में से किस एक की खेती पौध पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके किया जाता है? प्रतिरोपण, ठीक है, रोपने के बाद फिर उसे रोपा जाता है। तो आप लोग क्या कहेंगे? तो आप लोग कहेंगे उसे प्याज। ठीक है, प्याज। एक सत्य फल प्रवर्धित होता है किससे? अंडाशय से, पुष्पाशय से, दलों से या आशय से। तो आप लोग कहेंगे किससे होता है? तो वह होता है सेव, सॉरी, अंडाशय से। ठीक है, 62वां प्रश्न कर रहे हैं। तो किससे होता है? तो वह अंडाशय से होता है। आभासी फल। आभासी फल का उदाहरण है निम्न में से आभासी फल। सेव। ठीक है, आभासी फल का उदाहरण है। कौन सा आभासी फल का उदाहरण है? बताइए। सेव, अमरूद, आम या टमाटर। ठीक है, किसका उदाहरण? आभासी फल का उदाहरण। तो आप लोग कहेंगे सेब। ठीक है, नारियल तथा आम के फल होते हैं। नारियल तथा आम के फल कैसे होते हैं? तो यह होते हैं कैसे? ड्रुप। ड्रुप के होते हैं। पके हुए आम का खाने योग्य आग्रिकीय भाग होता है। ठीक है, पके हुए आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आप लोग कहेंगे कौन सा भाग? तो वह भाग होता है मध्य फल भीति। ठीक है, बीज का ही ना भाग खाते हैं, गुठली और छिलका के बीच का भाग आप खाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल के खाने योग्य भाग
कौन सा होता है? तो वह भाग कौन सा होता है? तो होता है भ्रूण पोष। ठीक है, भ्रूण पोष। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। लीची फल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो होता है एरिल। कौन सा भाग नारियल के खाने योग्य होता है? तो बाबू लोग एरिल होता है वो। ठीक है, इसमें टोटल 89 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने 89 क्वेश्चन है। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो वह होता है मांसल पुष्पन। कौन सा होता है? मांसल पुष्पन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। किस प्रकार फलों का किस प्रकार में लीची को रखा जाता है? ठीक है, पूरा फल का एक प्रकार होगा, उसमें किस प्रकार में लीची को रखा जाता है? तो कहेंगे नट। नट होता है ये सब, जैसे काजू बादाम पिस्ता, ये सब क्या है? एक प्रकार का नट है। ठीक है, सबको नट की कैटेगरी में रखते हैं। बीज रहित फल बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। कब? कहाँ रखने से? ठीक है, जैसे देखते हैं क्या केला में बीज होता है? नहीं होता केला में बीज। लीची में बीज होता है, हाँ। तो बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है कब? पादपों को 70% पे रख के, या पादपों को चमकदार प्रकाश में रख के, या हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा, या विकारों या एंजाइम के व्यवहार के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा। ठीक है, यदि आम का हार्मोन्स क्या है? गुठली, उसमें बीज होगा ही होगा। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे कि उसमें बीज ना हो। लेकिन आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजियाँ आ गई है। ठीक है, क्या आ गई है? टेक्नोलॉजियाँ चाइना में आ गई है, जिसमें आम में आजकल गुठली ही नहीं है। अनानास, पाइनएप्पल किस प्रकार का एक फल है? अनानास एक प्रकार का फल है, बाकी वो किस कैटेगरी में आता है? तो वह साइकोकोनस के कैटेगरी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? आम, बेरी, टमाटर, पोम, सेव, ड्रूप, केला, बेरी। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे इनमें से कौन सा जो युग्म है वह क्या है, एकदम करेक्ट है। तो आप लोग कहेंगे केला बेरी। ठीक है, केला बेरी के कैटेगरी में आता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? ठीक है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे वाले भाग में, भूमि के नीचे, ठीक है, भूमिगत होता है और उसे भूमि के नीचे पाया जाता है? तो आप लोग क्या कहेंगे? मूंगफली। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ठीक, तो नाशपाती का गुद्देदार पुष्पाशन खाया जाता है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। एट द रेट नहीं है, वो ए है। ठीक है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? बीज होगा लेकिन फल नहीं होगा, किस पौधे में? ठीक है, तो आप कहेंगे साइकस में, क्योंकि बादाम खाते हैं तो पूरा खा जाते हैं, उसमें बीज ही नहीं होता, लेकिन पौधे में बीज होता है। मूंगफली भी हम पूरा खा जाते हैं, ईख ईख को भी हम खा जाते हैं, उसमें बीज नहीं होता। तो लेकिन बीज होता है साइकस में, लेकिन इसमें फल नहीं होता, इसको खाया नहीं जा सकता। बीज विकसित होता है किससे? स्त्री के सर से, बीजांडों से, अंडाशयों से, या परागकोशकों से। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कहाँ से प्राप्त होता है? तो बीजांडों से बीज प्राप्त होता है। ठीक है, ऊपर पढ़ाया था मैंने। भ्रूण किससे? ठीक है, भ्रूण किस में मिलता है? फूल में होता है, बीज में होता है, या कली में होता है? ठीक है, पौधे के किस भाग में होता है? सीधा सीधा बात ये कि जो भ्रूण होता है वह किस भाग में मिलता है, पौधों के या पेड़ों के? सीधी बात है ना? तो आप लोग कह दीजिएगा कि बीज में होता है, भ्रूण बीज में होता है। ठीक है, ऑर्चिड के बीज होते हैं, कैसे बीज होते हैं? छोटे, चिपकने वाले, या इनमें से कोई नहीं, या हल्के तथा शुष्क के, अधिक बड़े व भारी? ऑर्चिड में बीज होते हैं कैसे? तो आप लोग कह दीजिएगा कैसे होते हैं? तो वो होते हैं हल्के और शुष्क होते हैं। अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की, जल की, हवा की, या ताप की? तो आप लोग क्या कहेंगे, किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो आप कहेंगे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जल होगा तभी होगा अंकुरण। हवा और ताप, ये तीनों होना चाहिए, लेकिन प्रकाश नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? संजीव व क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। सीयू संजीव प्रजक, संजीव प्रजक
अंकुरण किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? अनानस में, ठीक है, राइजोफेरो में, राइजोबियम में, किस में पाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे कि राइजोबियम में पाया जाता है यह अंकुरण, ठीक है। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरण किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मक्का में। यह अंकुरण मक्का में पाया जाता है, ठीक है। भूमपोरिक अंकुरण किस में पाया जाता है? मक्का, गेहूं, मटर और अरंडी में। किस में पाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे कि इसमें अरंडी में पाया जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पौधों में पित्र स्तंभ अंकुरण का अभिप्राय किससे है? ठीक है, पित्र स्तंभ अंकुरण का प्राय, ठीक है, किस चीज से है? तो आप लोग कहेंगे किससे है? जनक वृक्ष। जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों के अंकुरण से इसका संबंध है, ठीक है। घट परणी, पिटचर प्लांट में लिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? पत्ता। क्या कहेंगे? पत्ता में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है जो कीड़ों मकोड़ों को खाता है? कौन सा पादप है, कौन सा पौधा है जो कीटों को खाता है? तो कौन सा है? घटपर्णी, ठीक है। चलिए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? चावल। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो है यूकेलिप्टस। कौन सा है? यूकेलिप्टस, ठीक है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन भाग 3 से। तना होता है, तना प्रायः कैसा होता है? तो तना प्रायः धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। किस पादप में तना संचयन और चिरकालिकता के कार्य करता है? किस पादप में जो तना होता है, तना क्या होता है? जैसे जड़ भूमि के नीचे और ये जो ऊपर ऐसा होता है ना, ये तना है, और इधर बाकी पत्ते होते हैं, डालियाँ वाली, ये तना है, ठीक है। तो पादप में तना, किस पादप में तना संचयन और चिरकालिकता का कार्य करता है? किसमें? शकरकंद में, प्याज में, हल्दी में, टमाटर में। तो आप लोग कह दीजिए किसमें? हल्दी में। किसमें? हल्दी में, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा भाग 3 खत्म होता है, और यहाँ से अगले वीडियो में हम भाग 4 से चालू करेंगे, ठीक है। तो 1 के सब्सक्राइब करवा दीजिए इस चैनल पे, ठीक है। हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।